आबिद सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा ऑप्शनल यूपीएससी 2025 के लिए ऑप्शनल का बैच है, जिसमें हम जीएस के पेपर्स भी शामिल कर रहे हैं। हालांकि ये जो बैच है ऑप्शनल के नाम से जरूर है, लेकिन इस वाले बैच में आप देखेंगे तो हम बॉटम टू अप वाली अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीनों तरह के क्वेश्चन कि यूपीएससी के पीटी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो, जीएस फर्स्ट और जीएस थर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो, और कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑप्शनल ज्योग्राफी, उसको लेकर भी हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल जो फर्स्ट चैप्टर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था कि ये बहुत कॉमन चैप्टर है, बहुत ही कॉमन चैप्टर है, और इस चैप्टर के सहारे हम बहुत सारी चीजें, ठीक है, धीरे धीरे जब बच्चे ऐड होते चले जाएंगे तो इस चैप्टर के सारे आई विल टेल यू कि किस तरह से चीजें आपके एग्जाम में बिखरी हुई है, किस तरह चीजें आपके एग्जाम में आ रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जो लोकेशंस हैं, उन पर बेस्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन है और हमारी स्थिति क्या है। जैसे कल हमने डिटेल डिस्कशन किया था, मेरे ख्याल से 40 से 45 मिनट का डिस्कशन था अकेले बांग्लादेश के ऊपर, कि बांग्लादेश का जो पर्टिकुलर लैंड बाउंड्री है वो कितना ज्यादा डिटेल डिस्कशन के साथ हमने आगे बढ़ाया, और वहाँ कितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो हमारे ऑप्शनल में भी काम आएंगे और हमारे पीटी में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ेगा। तो आज हमने कोस्टल बाउंड्रीज को, कल हमने देखा था कोस्टल बाउंड्रीज को डिस्कशन पे, तो एक छोटा सा मैप मैंने बनाया था, और उस मैप में मैंने भारत के 9 राज्य के बारे में डिस्कशन किया था कि ये 9 राज्य जो हैं, ये 9 राज्य भारत की लगभग लगभग 7,500 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा रेखा बना रहे हैं। अब इन 9 राज्यों में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखेंगे कि यहाँ जो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, अपना पर्टिकुलर कोई भी स्टेट है, इस स्टेट के पास अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं। जैसे किसी के पास बंदरगाह बनाने की बहुत आदर्श स्थितियां हैं, यानी कि किसी स्टेट के पास जो तटरेखा है, जितनी लंबी तटरेखा है, डेफिनेटली उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है, क्योंकि उसके पास या तो नेचुरल पोर्ट, ठीक है, वहां आपको बनते हुए दिखाई देंगे, या आर्टिफिशियल जो पोर्ट होते हैं वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, ये वाला पर्टिकुलर रीजन की बात करूं, तो ये जो रीजन मुझे दिखाई दे रहा है, जो करीब करीब 650 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बना रहा है, हाल ही में चर्चा में है, हाल ही में चर्चा में है। और ये जो पश्चिम बंगाल वाला तटीय सीमा रेखा है, ये हाल ही में चर्चा में है। चर्चा में इसलिए, अब सवाल ये आता है कि अगर हम इस वाली तटीय सीमा रेखा को देखें तो इसका निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, और क्या ये तटीय रेखा जो होती है ये यहीं तक ही निर्धारित रहने वाली है, या इसके सारे से कुछ और ऐड किया जा सकता है? यस, इसके सारे से और ऐड किया जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि ये है यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। ये एक बहुत बेहतरीन चार्ट निर्धारित करता है, ये बहुत बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वाटर है उसको भी डिसाइड करता है। अक्सर क्या होता है जब आप जियोमोर्फोलॉजी आई मीन ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, तो आप इसमें एक चीज पढ़ते हैं कि अगर ये समुद्र तट है, आई मीन ये महाद्वीप है, महाद्वीप में अगर आप देखेंगे धीरे धीरे नीचे आप जाते हैं, समुद्र की तट तक चले जाते हैं, तो आपको कुछ एक डिवीजन नजर आते हैं। जैसे कि पहला सेल्फ नजर आता है, क्या नजर आता है, जिसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। एक आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप नजर आता है। फिर ओशनिक प्लेन आता है, फिर रिजिस आता है। ये बेसिक से क्लासिफिकेशन है। जो टॉप ऑर्डर आप देख रहे हैं ये वाले सेल्फ वाला, और ठीक है कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला, जो स्लोप होता है महाद्वीप का, जनरली इसको एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जो कि हमेशा समुद्र में डूबा रहता है, तो करीब से 1 से 3 डिग्री का कोण पर निर्धारित होता है। अब ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है कि सेल्फ और स्लोप वाला, जो कि महाद्वीप का ही पार्ट है लेकिन समुद्र में डूबा हुआ है, तो ये भी तो अपना ही हुआ ना। फिर ये जब अपना हुआ तो इसका भी तो निर्धारण करना जरूरी है। तो इसी चीज को लेकर निर्धारण की कोशिश की गई थी यूएन क्लोज के द्वारा, कि समुद्र के अंदर भी आपको क्षेत्र बताने की जरूरत है पूरी दुनिया को, कि इस देश का समुद्र में कितना क्षेत्र आगे तक बढ़ना चाहिए, कितना क्षेत्र जरूरी है। ठीक है, कितना क्षेत्र आगे तक बढ़ना चाहिए और कितना क्षेत्र जरूरी है। एक सेकेंड में, एक सेकेंड, मेरा, हो इरेजर साफ करने वाला कहाँ गया, ये रहा।
अक्सर हम किसी भी देश की तटीय रेखा को डिजाइन करते हैं या देखते हैं तो कुछ वो ऐसी नजर आती है, लेकिन अक्सर हमारे मैप में वो कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आती है। तो क्या होता है कि यूएन क्लोज में यहाँ से जो हमारी समुद्र सीमा है या हमारा अधिकार क्षेत्र है उसको निर्धारित करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारी कटी तट रेखा है इसको जोड़ने का काम उन्होंने किया। इसको जोड़ने का काम उन्होंने किया और कुछ इस तरह से इसको जोड़कर एक सीधी लाइन में लेकर आ गए। और इस लाइन को जनरली इन्होंने कहा बेस लाइन। क्या कहा? बेस लाइन। तो समझना कि हमारा जो अधिकार क्षेत्र है समुद्र पर इसके सहारे से अगर एक्सटेंड हम करते हैं अकॉर्डिंग टू यूएन वो कैसे इसको समझा जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि एक लाइन के सहारे से हमने समूह महाद्वीप की सारी जो कटी फटी तक की रेखाएं उनको ड्रॉइंग किया, इक्वल एक लाइन में लेकर आए। और अब वाटर आपको दो तरह से दिखाई देगा, एक इस पोजीशन पे दिखाई देगा और इस लाइन के अंदर जो है वाटर यहाँ दिखाई देगा। अब ये जो क्वार्टर था ये कहलाया टेरिटोरियल क्वार्टर। क्या कहलाया? ये टेरिटोरियल क्वार्टर। लेकिन इसको थोड़े और वर्डों में भी कहते हैं, हम इंटरनल क्वार्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनल क्वार्टर। यानी कि अगर मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ तो बेस लाइन के अंदर वाले हिस्से में हम देखेंगे ये हमारा कहलाएगा इंटरनल क्वार्टर। क्या कहलाएगा? इंटरनल वाटर। अब यहाँ इंटरनल वाटर से यानी कि बेस लाइन से हमें आगे की तरफ ड्रॉ करने के लिए कहा गया करीब करीब 12 नॉटिकल माइल। मैं कहा गया करीब करीब 12 नॉटिकल माइल। अब 12 नॉटिकल माइल जो है यानी बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक जो अगली लाइन होगी इसको कहा गया टेरिटोरियल वाटर। क्या कहा गया? टेरिटोरियल वाटर। इसी जो 12 नॉटिकल माइल से अगला जो हम देखते हैं, ठीक है, इसको अगला 12 नॉटिकल माइल तक, जब अगला 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, अगर इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 12 + 12 ये बन जाता है 24 नॉटिकल माइल। इसको कहा गया कॉन्टिग्यूअस कॉन्टिग्यूअस वाटर। क्या कहा गया? कॉन्टिग्यूअस वाटर। इससे 12-24 नॉटिकल माइल या फिर ये तो बेस लाइन से लेके अगला ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल, नेक्स्ट लाइन अगला 200 नॉटिकल माइल तक इसको कहा गया, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहा गया? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल से आगे का हिस्सा, ठीक है, ये हाई सी कहा गया। हाई सी। हाई सी को हम ये भी कह सकते हैं फ्री सी। फ्री सी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी का बस नहीं चलता है, ये सभी के लिए। अब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय समुद्र तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक जो डिफरेंट तरह की कैटेगराइजेशन किया गया है, इस पे टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिग्यूअस वाटर है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसके अपने पर्पस क्या है? इसके अपने पर्पस क्या है? तो टेरिटोरियल वाटर, क्या मैं कहूँ इसको एक वर्ड में लिखूं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट अथॉरिटी। क्या होता है? कंप्लीट अथॉरिटी। कंप्लीट अथॉरिटी का मतलब होता है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर अपना जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, वो क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि एरिया अपना है। तो यहाँ पर आप आइलैंड्स वगैरह हो गया, कुछ भी XYZ, यानी कि कंप्लीट अथॉरिटी का मतलब होता है ये आपकी ही जमीन है। यहाँ कोई भी अगर फ्लाई करेगा या कोई भी शिप यहाँ पर आएगा तो आप उसको रोक सकते हैं आने के लिए, ये आपकी ही जमीन है। पॉइंट, ये आपकी ही जमीन है यानी कि आप इसको रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्टिग्यूअस वाटर यानी कि टेरिटोरियल वाटर से सटा हुआ, यानी कि हम इसे सटा हुआ भी कह सकते हैं और एक से साथ से संलग्न जुड़ा हुआ होता है, उसे भी हम उस नाम से पुकार सकते हैं। तो टेरिटोरियल वाटर से एक और 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक एक जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जनरली इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर सीमा शुल्क यानी कि जो टैक्स होता है, ठीक है, उसको वसूल कर सकते हैं एक सीमा शुल्क के रूप में। ठीक है, चलिए, ठीक है। और एक्सक्लूसिव जोन जो पर्टिकुलर एरिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जो न्यू आइलैंड्स होते हैं, क्या होते हैं? न्यू आइलैंड्स को हम बना सकते हैं। ग्रेट, चलिए, न्यू आइलैंड्स हमने डेवलप कर लिए। इसके अलावा यहाँ पर हम रिसर्च के काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक्सप्लोरेशन का काम कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी और यहाँ पर हम, ठीक है, जो छोटे मोटे और काम हैं उनको भी हम कर सकते हैं, यानी कि मेनली रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और न्यू आइलैंड्स का यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो मेनली ये चीजें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ में आ सकती है। ठीक है, वो कैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपका कंप्लीट अथॉरिटी है, अगर इससे जुड़ा हुआ 12 नॉटिकल माइल का पर्टिकुलर एरिया है, तो इस एरिया को देखने का पता चलता है कि इस पर भी आपका अधिकार है, लेकिन इतना नहीं जितना कंप्लीट है। लेकिन आपको जिम्मेदारी दी गई है कि अगला 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है यहाँ पर सीमा शुल्क ले लीजिए आप, लेकिन यहाँ पर आप साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीमा शुल्क जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये आपको वित्तीय अधिकार दे रहा है। क्या कह रहा दे रहा है? वित्तीय अधिकार प्रोवाइड करवा रहा है। मान लीजिए कोई किसी का शिप, कोई पानी का जहाज यहाँ पर आया, तो आप इसे टैक्स वसूल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप टैक्स वसूल करेंगे तो पर्टिकुलर ये एरिया आपको साफ सफाई के अंतर्गत भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भारत सरकार को, ठीक है, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधिकार प्राप्त है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधिकार प्राप्त है, और इसमें नए नए जो आइलैंड्स हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हिंद महासागर में यूएन क्लोज ने भारत को, ठीक है, जो एक मेटालिक या मेटाबॉलिक टाइप की जो एक नोड्यूल्स टाइप का जो एक संसाधन है जो हिंद महासागर की तल छटी पर पाया जाता है, या कहें कि मैदानी भागों पाया जाता है, उन रिसोर्सेज का विदोहन करने की अनुमति प्रदान करी है। अब ये जो विदोहन करने की अनुमति प्रदान मिली है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको और मजबूत बना रहा है। साथ में आपको ये भी इसमें सिक्योर करना पड़ेगा कि मान लीजिए आप संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, नए नए आइलैंड्स बना रहे हैं, इट्स नो डाउट, अगर यहाँ पे नया शिप आता है, ठीक है, अगर नया शिप आता है तो आपको उसको पैसे देना पड़ेगा, यानी कि उसको जगह देनी पड़ेगी निकलने के लिए। यहाँ पर आप उससे सीमा शुल्क वसूल नहीं कर सकते। यहाँ तो आपकी कंप्लीट अथॉरिटी है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई आ ही नहीं सकता। अगर इस टेरिटोरियल वाटर में कोई एंट्री करेगा तो आपको उसको पहले सूचित करना पड़ेगा कि आप हो। ठीक है, अपना पता बताइए, जहाज का नंबर बताइए, जहाज का लोकेशन बताइए, किस देश से आया, पर्पस क्या है, सारी की। लेकिन अगर इस वाले पर्टिकुलर एरिया से वो ज्यादा है तो यहाँ पर आप उसको रनवे करवा देंगे, उसके लिए रास्ता देंगे, ठीक है, और साथ में उससे वसूल भी करेंगे सीमा शुल्क। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ तो आप जाने देंगे, लेकिन यहाँ पे कई सारे बेनिफिट हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक सी चीजें और कुछ नहीं है, बस में शांति समृद्धि की बात की गई है। जब कभी इसमें बात की जाती है कि हमें ये पढ़ना है कि क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार हम लिख लेते हैं। हेडिंग बना लीजिए आप, एक हेडिंग बनाइए, लॉ ऑफ द सी। लॉ ऑफ द सी, समुद्र से जुड़ा कानून। सभी हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले भी हैं आज? दोनों सर। हेलो, दोनों है सर। सभी हिंदी वाले हैं, कुछ इंग्लिश वाले भी हैं, 5 बच्चे हैं आज। ठीक है, क्या लिखा आपने? लॉ ऑफ द सी। India has legally defined the concept of India has legally defined the concept of EEZ in its territorial water, comma, continental shelf, comma, EEZ and other maritime zones act 1976। हिंदी में लिखेंगे, भारत ने अपने प्रादेशिक जल महाद्वीप भारत ने अपने प्रादेशिक जल महाद्वीप के सेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 के द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 के द्वारा परिभाषित किया है। अधिनियम के अनुसार, हिंदी में कंटिन्यू करेंगे, अधिनियम के अनुसार भारत का ईईजेड प्रादेशिक जल से परे और उससे सटा हुआ क्षेत्र है,
ऐसे क्षेत्र की सीमा, ऐसे क्षेत्र की सीमा आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल मापी गई है। 200 नॉटिकल मापी गई है। देख लिया सभी ने, मापी गई है। यानी कि आप ये देखेंगे, ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस सीमा का रेखा का निर्धारण, या मैं कहूं कि भारत का जो कंप्लीट जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसकी संख्या करीब करीब कितनी बताई गई है? मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आप ये कहेंगे कि सर इस एरिया का निर्धारण कैसे होता है? अक्सर आपने दो देशों के बीच में सुना होगा कि बायलैटरल मीटिंग चल रही है। बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय समझौता हुआ है दो देशों के बीच। और कभी कभी समझौता मल्टीलैटरल भी होता है। क्या होता है? मल्टीलैटरल भी होता है। अगर हम इस नक्शे को ध्यान से देखें या भारत की स्थिति को ध्यान से देखें, तो हमें पता चलता है कि भारत के दक्षिण में श्रीलंका मौजूद है। कौन मौजूद है? श्रीलंका मौजूद। और भारत के पूर्वी दिशा में बांग्लादेश मौजूद है। ठीक है। और भारत के पश्चिमी दिशा में आप देखेंगे पाकिस्तान मौजूद है। तो आप देखेंगे भारत का जो एग्जैक्ट रूट है नॉटिकल माइल वाला, ठीक है, पार्ट 12 नॉटिकल माइल वाला पार्ट, ये 12 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल वाला पार्ट कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सीमा रेखा से भी मिलता है, श्रीलंका की सीमा रेखा से भी मिलता है, और पाकिस्तान की सीमा रेखा से भी मिलता है। तो इसको लेकर क्या होता है कि यूएन क्लोज के माध्यम से, यूएन क्लोज के माध्यम से इन सभी देशों के बीच में समझौता हुआ कि भाई इस तरह से एरिया को डिफाइन किया जाए, इस तरह से एरिया का लेवल है। तो ऐसे ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो समझौता हुआ है, जो हस्ताक्षर हुए हैं, जो सहमति बनी है, वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल के माध्यम से बनकर तैयार हुई। इसमें एक चीज आप देख सकते हैं, अगर कंटिन्यू हिंदी वाले हैं तो लिख लेंगे, ईईजेड की सीमा, ईईजेड की सीमा अक्सर पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते या मध्यस्थता के माध्यम से निर्धारित की जाती है, या मध्यस्थता के माध्यम से निर्धारित की जाती है। ठीक है। अब ये जो मध्यस्थता के माध्यम से निर्धारित की जाती है, इसके पीछे दो चार चीजें और हैं। कारण यह है कि दुनिया में जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं, या मैं कह रहा हूं कि कोस्टल कंट्रीज हैं, इन कोस्टल कंट्रीज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इनके नुकसान भी हैं। कभी कभी एडवांटेजेस भी होते हैं, और कभी कभी डिसएडवांटेजेस भी हमारे सामने होते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें या लाभ की बात करें, तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या होता है कि एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट, कंजर्व एंड मैनेज, ये तीन चार चीजें याद रखना, ठीक है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट को अक्सर बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप एक्सप्लोर कीजिए। क्या कीजिए? एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है। एक्सप्लोर करने के बाद कभी कभी आपको ये भी समझाया जाता है कि आप कंजर्व कीजिए, और कभी कभी आपसे ये कहा जाता है कि इनको आप मैनेज कीजिए। क्या कीजिए? मैनेज कीजिए। और कभी कभी आपको ये बताया जाता है कि इनको एक्सप्लॉइट भी कीजिए। क्या कीजिए? एक्सप्लॉइट। तो यही समझौते का आधार होता है कि भाई जो भी समझौता दो देशों के बीच हुआ है, या मध्यस्थता के माध्यम से हुआ है, या बहुत सारे देशों के बीच में कोई समझौता हुआ है, तो इसके आधार पर ये निकलता है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप बहुत सारे संसाधनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जब आप संसाधनों को एक्सप्लोर करेंगे तो उन संसाधनों का प्रयोग भी करेंगे। ऐसा तो है नहीं संसाधन निकालने के बाद उनको ऐसे ही रख देंगे, बराबर। तो फिर क्या होता है कि इनको एक्सप्लोर करने के बाद एक्सप्लोर भी इंसान करता है। कभी कभी ज्यादा एक्सेस रिसोर्सेस को निकाल लेता है जितनी जरूरत नहीं होती है, या कभी कभी वो ऐसा भी करता है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो इतनी एडवांस नहीं है कि वो प्रॉपरली एक्सप्लोइट कर सके सारे के सारे संसाधनों को। तो कभी कभी एक्सप्लोइटेशन भी हो जाता है। मान लीजिए आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपसे ये कहा जाता है कि आप इनको कंजर्व भी करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ से आपने कुछ निकालना स्टार्ट किया, निकालने के बाद में बहुत सारे जो मैरीन एनिमल्स होते हैं, जो प्लैंकटन है, बेंथिक है, ठीक है, तो नेरेटिक्स जो होते हैं, वो बहुत सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उनको आपको बचाना भी है, कंजर्वेशन का भी रोल आपको प्ले करना है, और साथ में बहुत सारी जो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसको भी मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये चार चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें भी है कि जो एनर्जी है,
ठीक है, विंड वाली एनर्जी, ठीक है, या इसके या कहें करंट्स एंड करंट्स, स्पेशली जो धाराएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि वेव्स होती हैं, करंट्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, ड्रिफ्ट होता है, इनके माध्यम से अगर आप एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं या ऊर्जा का उत्पादन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे तो बड़ी शानदार एक धाराओं का क्रम आपको नजर आता है। ठीक है, कैसे एक, ठीक है, फ्लोरिडा करंट जब आगे बढ़ता है तो उसमें वो, ठीक है, आगे जाकर एक गल्फ स्ट्रीम बन जाता है। गल्फ स्ट्रीम ऊपर से एक लेब्राडोर करंट आती है तो उसके दोनों के मिलन से एक ड्रिफ्ट बन जाता है। वो ड्रिफ्ट एविंजर नॉर्वेजियन के माध्यम से यूरोप तक जाता है। फिर वही दक्षिण की तरफ यूरोप के अफ्रीका के माध्यम से कैनरी, ठीक है, धारा के रूप में, गर्म धारा के रूप में नीचे आता है। फिर वो इक्वेटोरियल करंट के रूप में फिर से वही प्रोसेस में निकल जाता है। ठीक है, फ्लोरिडा फिर गल्फ स्ट्रीम, इस तरह से एक चक्र बनता चला जाता है, सालों से यही होता आ रहा है। तो ये जो ठंडी और गर्म जलधाराएं आती हैं, ठीक है, तो ये वहां के पर्टिकुलर क्लाइमेट को भी प्रभावित करती है या फिर सुहाना बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब आगे की तरफ बढ़ती है तो यूरोप के बहुत सारे पोर्ट होते हैं वो हमेशा के लिए खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते, जबकि क्लाइमेट के आधार पे हिसाब से देखा जाए तो वहाँ अत्यधिक ठंड होनी चाहिए। चलिए, ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, टाइडल एनर्जी के थ्रू ये जब वो तटों से टकराते हैं तो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसे बिजली भी बना रहे हैं, बहुत सारे यूजेस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ठंडी गर्म जब जलधाराएं टकराती हैं तो एक घना कोहरा छा जाता है जो एक भोजन के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है प्लैंकटन के लिए। और जैसे प्लैंकटन इकट्ठे होते हैं तो उन्हें खाने के लिए मछली आ जाती है तो वह बैंक बन जाता है, तो मछली पकड़ने के बड़े सेंटर पॉइंट बन जाते हैं हमारे। तो आप देख सकते हैं कितने बेनिफिट्स हैं इसके, कितने सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है वो ये है, ठीक है, कि इसमें आप एस्टैब्लिश एंड यूज आर्टिफिशियल आइलैंड स्ट्रक्चर एंड इंसुलेशन। इट मींस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में न्यू आइलैंड्स बना सकते हैं। मैं मैप्स के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, जो बच्चे मैप्स लेके बैठे हुए हैं तो फटाफट जो साउथ चाइना सी वाला मैप ओपन कर लीजिए। ठीक है, साउथ चाइना सी पर ओपन कीजिए फटाफट। यस, साउथ चाइना सी को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे जिसमें पार्सल आइलैंड है, स्पार्शली आइलैंड है, ठीक है, इन आइलैंड्स को आप ओपन कीजिए और आपको नाथुना, ठीक है, बसर आइलैंड दिखाई देगा। तो पार्सल आइलैंड एंड स्पार्शली आइलैंड बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। यहाँ कुछ साउथ चाइना सी में कुछ चाइना के द्वारा निर्मित किए गए आर्टिफिशियल आइलैंड है। ये आइलैंड ऐसे बनाए गए हैं कि वो एक दूसरे की जो जलीय सीमा है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करता है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ चाइना सी हो जाता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आप इसको मैप के माध्यम से पता लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ जो स्थित देश है, खासकर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, ब्रुनई है, ठीक है, इन और इसके अलावा चाइना भी ले लीजिए आप, इसके अलावा सारे के सारे जो देश हैं, इन देशों का जो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और ऊपर से चाइना का जो एक सेंटर पॉइंट पे बनाएगा जो आइलैंड है, आर्टिफिशियल आइलैंड, उस आइलैंड की वजह से इनके आपस के जो एक जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं खराब और खराब से भी खराब हो चले हैं। अब ये जो पॉइंट है, जो विषय है, भाई यूएन में पहुंच चुका है कि इसको किस तरह से सोल्व किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना P5 का मेंबर है और P5 का मेंबर के होने के नाते भाई बाकी देश तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, उससे गिना पड़े, सीधी सी बात है, विंडो पावर के पास है। तो वो मुद्दा अभी भी यूएन में उलझा हुआ है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ चीजें, ठीक है, जानबूझकर, ठीक है, टर्बुलेंस क्रिएट किया जाता है ये कमजोर देशों के खिलाफ, कि साउथ चाइना सी में से पार्शली और स्पार्शली आइलैंड के आसपास का जो एरिया है वो इस बात का साफ साफ एग्जाम्पल सेट करता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि, ठीक है, कि यहाँ पर आप साइंटिफिक रिसर्च भी क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसके अलावा कंजर्व कंजर्वेशन एक बेसिक चीज है जहाँ पर ये की जा रही है। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज और इसमें लिख लीजिए आप फटाफट, इसमें एक पॉइंट बना के लिखना है ये वाला। इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने 1958 में एक ड्राफ्ट तैयार किया, 1958, यानी कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन प्रिपेयर द ड्राफ्ट इन 1958, 1958 में एक ड्राफ्ट तैयार किया। पहला समुद्र, ठीक है, संबंधित, पहली पहली समुद्र संबंधित समिट जेनेवा में संपन्न हुई, जिसको जेनेवा कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहा गया। जेनेवा कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा गया।
इसमें लगभग 82 पार्टियों ने हिस्सा लिया। इसमें लगभग 82 पार्टियों ने हिस्सा लिया। इसमें हिस्सा लिया। दूसरी कॉन्फ्रेंस वर्ष 1960 में हुई। दूसरी कॉन्फ्रेंस वर्ष 1960 में हुई, जो मुख्यतः बिना निष्कर्ष के ही रही। तीसरी न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस वर्ष 1973 में न्यूयॉर्क में संपन्न हुई। जिसमें यूएन क्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी पर सहमति बनी। जिसमें यूएन क्लोज पर सहमति बनी। भारत की स्थिति यूएन क्लोज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 297 के अनुसार, या कह सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 297 में इसका वर्णन है। अब ये समझ में आता है, जब पहली बार जेनेवा के अंदर, ठीक है, जब पहली एक कॉन्फ्रेंस हुई या फिर कह सकते हैं समिट हुआ लॉ ऑफ द सी को लेकर, तो उसमें 4 चीजें रखी गई थी: टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिग्यूअस वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी। तो जो पहली और सेकंड जो समिट रही इंटरनेशनल टाइप पर, वो इसको लेकर बड़ी दुविधा में थी कि किसी देश का, जो देश बहुत ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के, उनको आप कैसे क्लासिफाइड करोगे टेरिटोरियल वाटर को लेकर, 12 नॉटिकल माइल को लेकर। तो इस लिहाज से शुरुआत की दोनों जो समिट रही थी 1958 वाली, 1960 वाले, वो इसी वजह फेल हो गई थी। लेकिन 1973 और फिर अल्टीमेट जाके 1982 में ये सारी की सारी चीजें अप्रूव की गई। इसका पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगली हेडिंग बनाएंगे आप, इसे मिटा दें। लेकिन आजादी आइलैंड है, ठीक है, वो लेकर चर्चा अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, या कैसे आइलैंड, अब कैसे हमें इनको पढ़ना। लक्षद्वीप प्योरली कोरल से बना हुआ आइलैंड, इससे बना हुआ आइलैंड है कोरल से। कोरल मतलब जो प्लैंक्टन होता है, उसके जो पॉलिप्स होते हैं, उसके जो स्केलेटन होते हैं, या उसके असेंबल होने से बना हुआ है। पूरा का पूरा आइलैंड आप समुद्र तल से देखोगे तो हार्डली 1 से 2 मीटर ही ऊपर आपको मिलेगा, मैक्सिमम किसी जगह 3 मीटर पर जाएगा। कहते हैं 36 आइलैंड है, यहाँ पर 32 है, 45 है, 12 है। लेकिन देयर नंबर ऑफ आइलैंड्स, लेकिन जो जमीन है, जो रिहाइश है, वो हार्डली 11 पर है। ये लक्षद्वीप, ठीक है, जिसे जनरली एल एंड डी कहा जाता है, ये मेजरली मलयालम भाषा यहाँ बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मलयालम भाषा बहुत बोल पाना है, ठीक है, दोनों का बोल पाना है। फिर से आते हैं इस वाले पॉइंट पे, कोरल आइलैंड्स। ये क्या है? कोरल से बना हुआ द्वीप है। ये कोरल आइलैंड जो पूरा का पूरा लक्षद्वीप वाला हिस्सा है, ठीक है, पूरा का पूरा लक्षद्वीप वाला हिस्सा है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, हॉट स्पॉट का। ठीक है, ये एक हॉट स्पॉट वाला पार्ट है। यानी कि अगर आप कभी एक फिर से मैप देखेंगे, आप अफ्रीका वाले हिस्से पे जाएंगे, अफ्रीका का मैप ओपन कर लीजिए आप, ठीक है, आपको कुछ आइलैंड सिखाता हूँ वहां से, ताकि वो कुछ क्वेश्चन भी हमें याद हो जाए कि वहां हमें कैसे कैसे क्वेश्चन को समझना है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो मेडागास्कर के ऊपर आपको सेशल्स, रीयूनियन आइलैंड्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? सेशल्स आइलैंड दिखाई देगा, ठीक है, रीयूनियन आइलैंड्स आपको दिखाई देगा। तो ये जो पार्टिकुलर हमारा पूरा का पूरा आइलैंड ग्रुप है, इट्स अ पार्ट ऑफ रीयूनियन हॉटस्पॉट ग्रुप। इसका पार्ट है ये है रीयूनियन हॉटस्पॉट ग्रुप का ये पार्ट, ठीक।
अब मेजरली ये जो सारे का सारा आइलैंड है, इस आइलैंड को चार भागों में बांटा गया है। पहला अम्बिके, अघाती, तारावती। तारावती को कैपिटल डिक्लेयर किया गया है और यह है मिनिकॉय। मिनिकॉय के नीचे एक देश है, मिनिकॉय के नीचे एक देश है जिससे इसको मालदीव कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदीव। एसएससी में बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में करीब करीब 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल जो है वो एक रास्ता तैयार करता है। ये 8 डिग्री चैनल स्थित है, तो इसमें काफी बड़ा पैसेज है जिसको 8 डिग्री चैनल के नाम पर डिवाइड किया गया है। अब इसे आगे आप बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जनरली इसको अंडमान आइलैंड ग्रुप भी कहा जाता है। ये हाल ही में चर्चा में है, चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इसका लोकेशन, ठीक है, जो करीब करीब बंगाल की खाड़ी में है और जो भारतीय तट सीमा से करीब करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर स्थित है। अब इसमें पहले दो ग्रुप आइलैंड है। पहला ग्रेट अंडमान ग्रुप, सेकंड है ग्रेट निकोबार ग्रुप्स। अब इसमें आप देखेंगे जो ग्रेट अंडमान और ग्रेट निकोबार है, जनरली कहा जाता है इनके बारे में ये समुद्र में डूबी पहाड़ियां हैं। क्या है? समुद्र में डूबी पहाड़ियां हैं, और इस समुद्र में डूबी जो पहाड़ियां हैं, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ इंडो बर्मा प्लेन। ठीक है, इंडो बर्मा प्लेन। इसे कैसे समझेंगे आप? अगर हिमालय की उत्पत्ति को हम पढ़ेंगे तो हिमालय एक आर्क रूप में हमें नजर आता है। पाकिस्तान की तरफ तिब्बत और सुलेमान, और ये जो, ठीक है, एक तरह से आप देखेंगे म्यांमार की तरफ जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, फिर अराकान योमा है, और फिर ये आगे की तरफ है इंडो बर्मा प्लेन के पास। तो ये जो समुद्र पर डूबी पहाड़ियां हैं, एक्चुअल में जिसे हम अंडमान निकोबार कहते हैं, अतीत में कभी इंडो बर्मा प्लेट का हिस्सा रही थी और कभी अराकान योमा का एक्सटेंशन भी रही। ये क्लियर हो जाता है हमारे पास। और ये पूरे का पूरा जो आइलैंड ग्रुप है इसको हम समझते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको मैं बिठा देता हूँ।
सभी को दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेट अंडमान निकोबार और इसके जुड़े हुए क्वेश्चंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या इसको समझ। अगर इसको ध्यान से देखना, अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं जिसका एक्सटेंशन, ठीक है, और समुद्र में डूबी जो पहाड़ियां हैं जिनके चोटी पर ये द्वीप खाली हमें दिखाई देते हैं। इसको अध्ययन हम करते हैं तो पता चलता है कि बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है ग्रेट अंडमान और दूसरा है ग्रेट निकोबारी ग्रुप्स। ग्रेट अंडमान में हम सबसे ऊपर में देखेंगे नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान। इसको हम उत्तरी अंडमान भी कह सकते हैं, मध्य अंडमान भी कह सकते हैं, दक्षिणी अंडमान भी कह सकते हैं, और इसके नीचे है लिटिल अंडमान जिसको हम स्मॉल या छोटा अंडमान भी कह सकते हैं। छोटे अंडमान के बाद कार निकोबार आता है, ठीक है, और इसके नीचे जस्ट लिटिल निकोबार है, और फिर है ग्रेट निकोबार, ठीक है। इसमें मैंने दो नाम लिखे हैं, कार निकोबार का और ग्रेट निकोबार का, तो इसमें दो जनरली चीजें हम यहाँ देखी। तो आप देखेंगे इसके नीचे दो ग्रेट निकोबारी में मेजरली दो ग्रुप्स हैं, कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। अब यहाँ लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद हमें देखने में आता है कि सबसे दक्षिण में अगर हमारा ये आइलैंड है तो सबसे उत्तर में कौन सा है, तो ये याद रखना कि अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में जो आइलैंड मौजूद है वो है लैंडफॉल आइलैंड, और इसके भी उत्तर में है कोको आइलैंड्स। ये कोको आइलैंड्स वर्तमान में म्यांमार का पार्ट है। इसका पार्ट है म्यांमार का पार्ट। अब इसको आप समझ सकते हैं कि हो सकता है यूएन क्लोज में जब बाउंड्री शेयर की गई हो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के माध्यम से, तो ये वहां चला गया है, एक पॉइंट हो जाता है। दूसरा आप ये देखेंगे कि जो ग्रेट साउथ अंडमान है, इस साउथ अंडमान के एग्जैक्टली थोड़ा और आगे आप जाते हैं तो आपको बैरन आइलैंड मिलता है। बैरन आइलैंड से कई बार क्वेश्चन आता है कि ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ का, साउथ एशिया का। अगर ये साउथ एशिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका मतलब ये भारत का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इसी के ठीक ऊपर आप देखेंगे आपको नारकोंडम आइलैंड्स मिलेगा। ये नारकोंडम आइलैंड्स कहा जाता है, ये डोरमेंट भी है और ये एक्सटिंक्ट भी है, ठीक है। ये प्रसुप्त भी है और शांत ज्वालामुखी भी है। नारकोंडम, ठीक है, यहाँ पर इसलिए भी फेमस है क्योंकि एकदम नारकोंडम जो अलग एक तरह से जो हॉर्न बिल है, ठीक है, एक हॉर्न बिल का यहाँ प्रोटेक्शन रिजर्वेशन है, यानी कि कंजर्वेशन एरिया, एक तरह से हॉर्न बिल का प्रोटेक्शन एरिया है। तो ये पर सरकार ने डिक्लेयर किया गया है हाईली डिग्री वाला एरिया जिसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है हॉर्न बिल को लेकर, ये प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। बैरन आइलैंड से समझ में आ जाता है। और दूसरा देखिए जो साउथ अंडमान है और मिडिल अंडमान है, इनके बीच में डंकन पैसिव है, तो दोनों को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल, ठीक है, अंडमान और कार निकोबार या कैसे निकोबार ग्रुप्स को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है। इसके नीचे कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कि जनरली ये एक बायोस्फीयर है, ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडायवर्सिटी पर। तो भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाया जाए, क्या बनाया जाए, मिलिट्री बेस बनाया जाएगा, तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जो यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे के पूरे ग्रेट निकोबार का तो लगभग 97% जो एरिया है वो ग्रीन है। कितना है, 97% एरिया इसका ग्रीन है। अभी 97% एरिया जो ग्रीन है तो कई सारी चीजें यहाँ पर निकलकर हमारे सामने आ जाती है, ठीक है, कई सारी। अब यहाँ दूसरे प्रकार की चीजों की बात करते हैं। ये जो दो चीजें आप देख रहे हैं, नॉर्थ अंडमान और मिडल अंडमान, ये दोनों मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है अंडमान निकोबार ग्रुप में वो है साउथ अंडमान, और इसके अलावा जो तीसरा जो ग्रुप आप देखेंगे वो एक तीसरा ग्रुप है, ठीक है, ग्रेट निकोबार। कुल मिला के हम देखें अंडमान निकोबार के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ और मिडल को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है, साउथ अंडमान को मिलाकर, ठीक है, और इसके नीचे लिटिल अंडमान भी ले लीजिए आप, ठीक है, इनको मिलाकर जनरली एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, और बाकी ग्रेट निकोबार को मिलाकर तीसरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। जनरली दूसरे एग्जाम्पल पर्पस से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकसभा की सीट
लोकसभा की सीट हमें दिखाई देगी। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये कुछ ऐसा हमें नजर आता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हमें कुछ ऐसा नजर आता है। अभी हाल ही में ये कई बार कई रूप में चर्चा में था, हमारे बीच में कई रूपों में चर्चा में था। चर्चा इसलिए भी था क्योंकि यहाँ, ठीक है, जो 3 तरह के ग्रुप हैं, या मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरह से इसको बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 तरह के मेजरली आइलैंड्स नजर आएंगे। एक है रिची, रिची आइलैंड्स, इसे मैं आइलैंड्स कह देता हूँ। इस रिची आइलैंड्स और एक है लेबिरिंथ, लेबिरिंथ आइलैंड ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुप्स है हाल ही में चर्चा में था। कारण ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे साउथ अंडमान वाले पार्ट, तो इसको अगर मैं नॉर्थ मानूं और इसको साउथ मानूं, इसको वेस्ट और इसको ईस्ट, तो इस वाले पार्ट पे, खासकर इस वाले पार्ट पे जो रिची आइलैंड ग्रुप्स है, इसमें हाल ही में भारत सरकार ने 3 आइलैंड्स के नाम बदलकर, ठीक है, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर रखे गए हैं। तो इनका लोकेशन भी आपको बहुत जरूरी है, कहाँ पर स्थित है। अगर रिची आइलैंड ग्रुप अंडमान निकोबार में साउथ अंडमान द्वीप पर के दक्षिण और पूर्वी दिशा में स्थित है, तो वैसे ही लेबरिंथ जो ग्रुप है वो आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको देखने को मिलेगा। ये पार्टिकुलर एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सैंडलीज, फॉर्न, जरावा जैसी जनजाति की देखने को मिलती है, जो एक तरह से निग्रिटो ग्रुप से बिलोंग करती है और अपने अस्तित्व को लड़ाई लड़ रही है, ठीक है। तो हमें इसमें भी क्वेश्चन बनाने और देखने हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिची आइलैंड ग्रुप की बात करें तो एक आइलैंड है रोज, नील और हैवलॉक। ये 3 आइलैंड आपने नाम सुने होंगे। रोज आइलैंड, ठीक है, हैवलॉक आइलैंड, ठीक है, और नील आइलैंड, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा। और ठीक है, ये कुछ द्वीप है, 3 खासकर 3 द्वीपों के नाम चर्चा में रहे हैं, रोज आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड। भारत सरकार ने क्या करा है कि रोज आइलैंड का नाम, ठीक है, सुभाष, नेताजी सुभाष के नाम पर रखा है। क्या है? नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। और हैवलॉक को, ठीक है, एक तरह से हैवलॉक को स्वराज द्वीप की संज्ञा दी गई है। इसकी द्वीप संज्ञा दी गई है स्वराज की, और है मतलब नील को स्वराज की दी गई है और हैवलॉक को दिया गया है शहीद, शहीद द्वीप, ठीक है, इसको शहीद द्वीप का दर्जा दिया गया है। तो ये 3 है, एक तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं कैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन हमारा नहीं आएगा। अंडमान निकोबार में अक्सर एक आइलैंड का जिक्र होता है जिसे हम भूल भुलैया द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूल भुलैया द्वीप। ये अंडमान निकोबार में भूल भुलैया द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये जो लेबरिंथ ग्रुप आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे ही भूल भुलैया कहा जाता है, इसे ही भूल भुलैया द्वीप कहा जाता है। और ये द्वीप अंडमान में, मतलब खासकर साउथ अंडमान के दक्षिणी और पश्चिमी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये तीनों के तीनों आइलैंड आपको दक्षिण से पूर्वी दिशा में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि दीज आर वेरी क्लोज टू द साउथ अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। इसके अलावा मेजरली आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 से 4 जनजाति बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें पहला है ग्रेट अंडमान ओंग, ठीक है, ग्रेट अंडमान ओंग, जरेवा, सेंटिनलीज। यानी कि अगर हम इन सारे के सारे आइलैंड्स को देखते हैं, यानी खासकर नॉर्थ अंडमान को, मिडल अंडमान को, साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान को, तो यहाँ पर हमें 3 से 4 जनजाति बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। पहला है ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, दूसरा है ओंग, तीसरा है जारवा या जरेवा भी कह सकते हैं, और चौथा है सेंटिनलीज। क्या है? सेंटिनलीज। अब ये 4 जो जनजाति हैं ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसमें खासकर ओंग है, ग्रेट अंडमानी है, सेंटिनलीज है। और ये चारों की चारों जनजाति जो आप देख रहे हैं ये निग्रिटो ग्रुप से बिलोंग करती है। इससे ग्रुप कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? निग्रिटो। यानी कि वर्तमान में इस जनजाति का बोलबाला आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। अब ये जो सारी की सारी जनजातियां हैं, ये माना जाता है कि अंडमान निकोबार में ये करीब करीब 60,000 साल पहले आई थी। कब आई थी? लगभग 60,000 साल पहले। कैसे आई थी? ये बहुत बड़ा विषय है। तो ये क्या है, इनकी संख्या लगातार कम हो रही है, इनको प्रोटेक्ट किया गया है और प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि इनकी जो जनसंख्या वो बचाई जा सके। और
ये अभी भी उसी अवस्था में ही रहती है जो आदिकाल जो अवस्था के लिए मौजूद थी, यानी कि हंटिंग गैदरिंग वाली पोजिशन कर रही है। ठीक है, जो पुरुष होते हैं वो हंट करते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो गैदर करती हैं, यानी कि फल फ्रूट को इकट्ठा करती हैं, और शिकार का काम जो होता है वो पुरुषों का होता है। आज भी यही परंपरा चली आ रही है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि ऊपर की जो चार खासकर इन आइलैंड ग्रुप्स के अंदर जो जनजातियां रहती हैं वो है ग्रेट, ये चारों को है, और ये निगेटिव ग्रुप से संबंधित। अब अगर ये निकोबारी को हम ध्यान से देखें तो यहाँ कौन सी जनजाति रहती है, तो दोस्तों यहाँ जो जनजाति रहती है उसको कहते हैं निकोबारी। क्या कहते हैं? निकोबारी। निकोबारी जो जनजाति है एक्चुअली ये मंगोलॉइड से बिलोंग करती है, इससे बिलोंग करती है मंगोलॉइड। ठीक है, ऐसा माना जाता है विश्व की 1/3 पॉपुलेशन तो मंगोलॉइड ही है। ठीक है, क्लियर है? ऑलमोस्ट अमेरिकन चले जाइए, ठीक है, वहां भी आपको मंगोलियन पॉपुलेशन, चाइना, साउथ ईस्ट चाइना, ठीक है, ये आपको फुल ऑन मिलेगा, फुल ऑन मिलेगा मंगोलॉइड से। भारत का नॉर्थ ईस्ट है वो भी मंगोलॉइड, ठीक है, नस्ल से ही बिलोंग करता है। तो इसमें आपको दो तरह की जनजातियां दिखाई देंगी, फर्स्ट निग्रिटो एंड सेकंड इज दैट मंगोलॉइड। तो निग्रिटो में चार ग्रुप्स हैं, ग्रेट अंडमान, ओंग, जारवा, सैंडविच, और मंगोलॉइड में ग्रेट निकोबार ही आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम चीजें कह सकते हैं कि यहाँ पर है। लेकिन हाल ही में आपने एक चर्चा का विषय था सैमसन को लेकर, ठीक है, एक जनजाति और थी जिसे कहते हैं सैमसन। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लेना कि यहाँ पर एक और जनजाति मिलती है जिसे सैमसन्स कहते हैं, सैमसन्स कहते हैं। तो अगर मिलाकर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी की सारी जनजाति निकोबारी और सैमसन, ठीक है, चार जनजातियां आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। चार जनजातियां, इस आधार पे हम इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं क्या नहीं है, क्या है हमारे सामने। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज ये नजर आती है कि हमारा ग्रेट अंडमान निकोबार जो है वो सुमात्रा से ज्यादा दूरी पे नहीं है, हार्डली, ठीक है, बहुत कम दूरी पे है, बहुत कम दूरी पर है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें कि ऊपर इंडोनेशिया है, ठीक है, और नीचे एक तरह से हम देखें तो पता चलता है कि थाईलैंड भी ज्यादा दूर नहीं है। तो थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये आप देखेंगे दीज आर वेरी क्लोज टू दी इंडियन, मतलब खासकर अंडमान निकोबार से। और इसमें सबसे ज्यादा जो क्लोज है, जो लगभग लगभग 150 से 180 किलोमीटर का डिफरेंस तय करता है, वो है सुमात्रा। और मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पीटी में आ चुका है, 2015 में पूछा गया था पीटी में। तो ऐसे ही अंडमान निकोबार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आपको आते हैं कि भाई सैडल पीक कहाँ पर है। ठीक है, आप देखेंगे अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च बिंदु जो है, सर्वोच्च पीक जो है वो सैडल पीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान पर है। साउथ अंडमान पर कौन सा पीक है? माउंट हैरियट है। ठीक है, इसको थोड़ा और सही से लिख देते हैं। माउंट हैरियट है जो दक्षिणी अंडमान का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो इस तरह से या इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि ग्रेट निकोबार पर एक बहुत ऊंचा पीक भी है जिसे जनरली माउंट हुलियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट हुलियर कहा जाता है। तो मेजर पीक पूरे के पूरे अंडमान निकोबार पर आपको तीन पीक दिखाई देंगे, सैडल पीक नंबर 1, माउंट हुलियर नंबर 2, और माउंट हुलियर नंबर 3। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नेशनल पार्क भी नजर आएंगे, खासकर साउथ अंडमान वाला जो पार्ट है, यहाँ पर गांधी मैरीन नेशनल पार्क दिखाई देगा आपको, ये बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा। और ये जो नारगोंडम आइलैंड है, ठीक है, ये हॉर्न बिल का प्रोटेक्शन वाला एरिया है। पैरल लैंड जो है हॉटस्पॉट टाइप का जो एरिया है जो प्रोटेक्शन कैटेगरी में आता है, 2017 में ये पटा था, एक्टिव बोल था। तो इस तरह से हम सारे सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसे बना सकते हो तो बना लें। नितिन, हेलो 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 हेलो। नितिन, आवाज आ रही है? यस सर।
हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है सभी को। यस दिखाई सर। दे, देखो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा अम्लीदीन, कावरत्ती, आरती, फिर मिनीकोय। तो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? भाई उत्तरी द्वीप है अम्लद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण है, ये है मिनीकोय। मिनीकोय दो क्वेश्चन लेके आपके एग्जाम में आ रहा है। पहला, ये सबसे बड़ा है, क्या है? सबसे बड़ा है लार्जेस्ट। ठीक है, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, देयर इज नो डाउट। ये सारे के सारे जितने भी आप आइलैंड देख रहे हैं, जितने भी आइलैंड, मैं कहता हूँ जितने भी आइलैंड हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आप एग्जाम्पल ये एग्जाम के तौर पे याद रखना। एक तो ये सारे के सारे कोरल आइलैंड्स हैं। कौन से आइलैंड्स हैं? कोरल आइलैंड्स हैं। उसके साथ साथ ये री यूनियन हॉट स्पॉट का पार्ट है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मलयालम, मलयालम एंड एक एक मलयालम के साथ एक भाषा और है, ठीक है, वो भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है, जैसारी। ठीक है, मलयालम एंड जैसारी लैंग्वेज यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये सारे के सारे आइलैंड यूनिट डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, यानी कि सिंगल डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। ठीक है, सिंगल डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। इसके अस्तित्व पर अभी खतरा है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समुद्र का स्तर ऊंचा हो रहा है, ये आने वाले समय में डूब सकता है। ये आने वाले समय में डूब सकता है, ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कावरत्ती, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं कावरत्ती, इसको कैपिटल प्राप्त है। क्या है? कैपिटल का दर्जा प्राप्त है। तो इस आधार पे हम देख